हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोगों का है ना, दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि रीजनिंग का भी क्लास कंटिन्यू लीजिए, इसलिए आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर से वापस आ गया हूं और ये क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको व्यापम के पैटर्न में जिस प्रकार से वो पैटर्न में आपके रीजनिंग या हो या मैथ्स के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं सवाल लेकर आया हूं। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है दोस्तों? और थैंक यू आप सभी के इतना प्यार के लिए। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला क्लास रहेगा, ये सीजी व्यापम न्यू पैटर्न पर आधारित रीजनिंग है ना, कि आखिर व्यापम क्या सोच रहा है। यदि इस चीज को हम नहीं सोचेंगे तो हम अपने लिए खुद के लिए घातक बन जाएंगे। दोस्तों, ये सोचना जरूरी है आज की जनरेशन में। यदि हम नहीं सोचे, क्योंकि कहते हैं ना, बदलते वक्त के साथ यदि खुद को नहीं बदल पाए तो ये वक्त एक दिन हमको बदल देगा। तो ऐसा नौबत ना आए, है ना। और नए पैटर्न के जितने भी सवाल हैं उन सवालों को देखते बहुत मजा आएगा। देखिएगा पहला सवाल क्या था। इस प्रकार के कथन और कारण वाले सवाल रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि आने वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बेशक उन एग्जामों में भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी से सतर्क बने रहे। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाए। 2 माह का समय कुछ ज्यादा समय नहीं भी है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को एग्जाम के आते आते तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, एकदम सेव रहिएगा। क्लियर है? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उसकी वेग लगातार कम होती जाती है। आपको लगता है, आप कभी ट्राई किए हो कि किसी वस्तु को हमने ऐसे ऊपर की ओर उछाल दिए तो वो धीरे धीरे कम होता है उसकी स्पीड? होता है भैया, एक बार नहीं 10 बार आम तोड़ने गए हैं तो पता चलता है कि ये पत्थर आम के पास ही जा रहा था कि स्पीड कम हो गया, नीचे गिर गया। ऐसा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा कथन जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब हमारे मन में आता है कि भाई आखिर पत्थर की जो स्पीड है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ा उसकी स्पीड कम होने लगा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी वस्तु को अपनी सतह की ओर खींचती है। तो ये कारण भी एकदम क्या होगा दोस्तों, मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कथन भी सही है और साथ में उसका कारण भी एकदम परफेक्ट है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाइयों, कथन और कारण दोनों जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। फिर एक दिया गया है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनकर बताना था। अब आप एक चीज जानते हो कि यहाँ पर कथन दिया गया कि फ्यूज तार के रूप में लेड और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। घरों में जो ग्रिप बोलते हैं ना हम लोग, ग्रिप जो पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी का बना होता है, व्हाइट व्हाइट, है ना, जिसमें से लगाते हैं और खींच देते हैं तो फिर लाइट बंद हो जाता है, लगाते तो चालू हो जाता है। ठीक है, किट कैट फ्यूज बोलते हैं, है ना, जनरली उसको। तो उस फ्यूज में जो लगे तार होता है व्हाइट व्हाइट सा, है ना, चांदी जैसा, वो किस धातु का बना होता है? लेड और टिन का। क्या ये सही बात है? तो हम कहेंगे भाई कथन एकदम सही है, क्योंकि फ्यूज तार हमेशा लेड और टिन से बनाया जाता है, लेकिन हमारे पास वो लेड टिन उपलब्ध होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तार को, कॉपर के तार को ही लपेट देते हैं। और इतना मोटा मत करना कि फ्यूज पहले ना उड़े, घर ही उड़ जाए इधर, उसके बाद फ्यूज उड़ रहा है। इतना मोटा नहीं, उसको तार को पतला रखा जाता है। ठीक है, लेड और टिन के मिश्रण का गलनांक उच्च होता है। भाई गलनांक उच्च होगा तो फ्यूज उड़ने से पहले हमारा सामान उड़ जाएगा। क्या मतलब का, है ना भाई? इसलिए क्या होता है, अधिक नहीं होता, उच्च नहीं होता, बल्कि क्या होता है, निम्न होता है दोस्तों। उच्च नहीं होता बल्कि क्या होता है, कम से कम होता है, ताकि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो पहले फ्यूज उड़ जाए और वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे और हमारा जो भी मटेरियल है, सामान है, वो तो सुरक्षित रहे, इसीलिए तो फ्यूज लगाए जाते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पर, केवल हमारा कथन सही है, कारण बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा, बता रहा हूं, कंटिन्यू देखते रहिएगा। दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला भाई, आप बुक खोज लेना, गारंटी देता हूं, मिल जाए तो बताना मुझे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, निम्न में से कुछ विकल्प एक जैसे, उनमें समतुल्य का पहचान करके आपको बताना है। ये 5 हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कुछ तो एक जैसे होंगे। ये दिया गया है 575, एक 475, एक 360, एक 526 और 120। तो एक चीज तो यहाँ पर हम समझ गए, ध्यान देना, ये 575 नहीं, एक किसी का वर्ग होता है 576 होता है। भाई किसका वर्ग होता है?
575 भी नहीं होता किसी का, है ना, कि होता है 575 किसी का होता है क्या? हम्म। 475, हाँ 400 आपके पास 76 होता है, 24 का स्क्वायर होता है, 24 का करके देख लेते हैं कितना होगा ये 476। ये लोग डाटा 476 के करीब है, ये 361 के करीब है, ये तो मान सकते हैं। ये 525 के करीब है, 525 किसका वर्ग होता है आज तक तो नहीं पता, और ये 121 के करीब है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कौन कौन से डेटा वर्ग है वो हम चेक कर लेते हैं। तो एक तो आपके पास 476 किसी का वर्ग नहीं होता, 576 होता है भाई 24 का वर्ग, है ना। ये आपके पास 24 के वर्ग है, ठीक है। ये आपके पास किसी का वर्ग नहीं होता। इसकी बात करें तो ये 19 के वर्ग के करीब है, ये किसी का वर्ग नहीं होता। और इसकी बात करें तो ये आपके पास 11 के वर्ग के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, 24 के वर्ग में एक कम किया गया है, 19 के वर्ग में एक कम किया गया है, उसी प्रकार 11 के वर्ग में एक कम किया गया है। बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होना चाहिए, हमारा के सही होना चाहिए, एम सही होना चाहिए और ओ सही होना चाहिए। यहाँ पर एल डेटा गलत है, के एम और ओ। ऑप्शन नंबर डी को क्या करना दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर मानना है। यहाँ पर एक जगह मिस्टेक हो गया है लिखने से। क्लियर है, तो क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर, केवल के एम और ओ जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि मान लो त्रिभुज को गुणा कहा जाए, पाई को भाग, डॉलर को प्लस कहा जाए और ये क्या है यूरो को माइनस, तो निम्न में से सही कथन को चुनकर आपको क्या करना था, बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी दिया गया है मैं उसको सबसे पहले सेटिस्फाई कराता हूं। ये 75, यहाँ पर पाई का मतलब भाग होता है, तो यहाँ पर मैं भाग लिखूंगा, भाग 15। ठीक है, उसके बाद गुणा दिया गया है, गुणा कितना कर देंगे 4, डॉलर का मतलब प्लस और यूरो का मतलब होता है आपके पास माइनस का 1। हल करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले भाग होता है। अब भाग होगा तो 15 कम 15, 15 5 75। उसके बाद गुणा होगा तो 5 और 4 का गुणा होगा तो 5 चौके 20 प्लस 5 माइनस 1, 25 में 1 कम करेंगे तो 24। तो मैं कह सकता हूं कि के जो कथन है ये एकदम मेरा करेक्ट है। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले को चेक करके देखेंगे। 5 त्रिभुज का मतलब होता है गुणा, है ना। फिर डॉलर का मतलब होता है प्लस, 10 दिया गया है। पाई का मतलब होता है भाग, 2 दिया गया है और यूरो का मतलब होता है माइनस 8 दिया गया है। इतने को सॉल्व करना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो भाग होगा भाई। अब जब भाग होगा तो भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब गुणा होगा 5 चौके 20, 20 प्लस 5 माइनस 8। तो हम कहेंगे 5 और 20 हो गया 25, 25 में 8 जाएगा तो बच जाएगा कितना 17 है। यहाँ पर है भाई, एल भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट वाला, फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, 6 डॉलर का मतलब होता है प्लस, 4 यूरो का मतलब होता है माइनस, 6 त्रिभुज का मतलब गुणा, 24 और आपके पास पाई का मतलब होता है भाग। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 8 से कटेगा भाई, 8 एकम 8, 8 तिया 24, इसके बाद तो गुणा होगा, 6 तिया 18 और ये 6 4 10। अब 10 में से 18 कम करेंगे तो माइनस का 8 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस का 8 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, उसी प्रकार नेक्स्ट एन वाला भी हम चेक करके देखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब 30 है ना, पाई का मतलब होता है भाग 10, इसका मतलब होता है गुणा, यूरो का मतलब होता है माइनस 12 और ये होता है प्लस का 3। यही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले भाग देंगे 0 से 0, 3 और 3 का गुणा होगा तो 9, 9 माइनस 12 प्लस 3, तो 3 और 9 जुड़कर 12 और 12 में 12 घटेगा तो दोस्तों 0। तो ये कथन भी हमारा एकदम क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 3 जो हमारे पास कथन दिए थे वो करेक्ट है। कौन कौन से, के सही है, एल सही है और एन है कहीं पर। के, एल और एन जो होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है क्लास, ठीक है। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर ये दिया गया है कि दिए गए आकृति में कुल त्रिभुज, सरल रेखा और वर्ग की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना था। कथन पहले है कि कुल वर्गों की संख्या 9 है। क्या हमको लगता है कि यहाँ पर 9 वर्ग है, तो मैंने कहा कि ध्यान देना, ये एक वर्ग,
ये 2 वर्ग, ये 3 वर्ग, ये 4 वर्ग, ये 5 वर्ग और ये हो गया भाई 6 वर्ग। ठीक, लिख दिए। उसके बाद और कहीं वर्ग, तो मैंने कहा ये बड़ा वाला 1 वर्ग, ठीक है, और यहां से काउंट करेंगे तो ये एक दूसरा वर्ग। चलो 2 वर्ग और हो गया, और कहीं वर्ग, ठीक है, बीच वाले मिलेगा, ये भी एक वर्गाकार बना रहा है, तो ये भी हमारे पास एक, मतलब 6 2 8 और एक 9 वर्गों की संख्या एकदम करेक्ट है दोस्तों, 9 वर्ग होंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर बोला गया है कि त्रिभुज बोला गया है, त्रिभुज कितने, यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या क्या 22 है। अब 22 है कि नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब चूंकि इस प्रकार से होता है तो 8 का दुगना कर दो दोस्तों, तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16। मतलब मैं कह सकता हूँ इतने भर में जो बने हुए त्रिभुज है उनकी संख्या कितना होगा 16 हो जाएगा। ये तरीका होता है जब भी वर्ग के अंतर्गत इस प्रकार से शक्तिमान टाइप का यदि लाइन पड़ा हो तो आप पूरा गिन लेना और गिनने के बाद 2 से गुणा कर देना, जो आएगा वही आपके पास त्रिभुजों की संख्या होना है। क्लियर है, ये 16 तो निकल गया, 16 के साथ ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा और ये 20 होगा। क्लियर है, 20 हो गया। उसके अतिरिक्त और कहां पर है भाई, तो मैंने कहा 20 तो हो गया, तो हम कहेंगे कि एक आपके पास ये भी तो बन सकता है क्या, किसी ने देखा नहीं, ये वाला एक, ठीक, और ये वाला आपके पास 2, ठीक है, और यहां से यहां तक ये 3 भी बनेगा, बनेगा बनेगा भाई, तो 3 और बन गया। तो मैंने कहा 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों 23 ट्रायंगल होना चाहिए, है यहाँ पर 22, इसलिए एल क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। फिर बोला गया कुल सरल रेखा की संख्या क्या 11 के बराबर है। देखेगा भाई सबको, चलो देख लेना है ना, मैनेज तो करना पड़ेगा। मैं ब्लैक से बना रहा हूं, देखना, सरल रेखा मतलब जो एक बार स्टार्ट हो तो एंडिंग तक जाए, कहीं मुड़े मत। तो मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये पूरा 5, ये 6 और ये 7 बन गया। ठीक है भाई, 7 प्लस उसके अतिरिक्त और कहाँ है हमारे पास 7, ये यहां से 8, ठीक है, ये यहां से 9, ये यहां से 10, ये तो हो गया था, है ना, सॉरी ये 10 हो गया था, 9 हुआ है, एक, ये यहां से 1 और यहां से 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, 4 हो गया, 4 और भाई कहीं पर 4, 4 और बन जाएगा, ठीक है, तो 7 4 कितना हो गया टोटल 11। यहां पर दिया गया है 7 4 और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 11, ये भी हमारे पास एकदम सही है। फिर बोला गया त्रिभुज और सरल रेखा की संख्या का योग 34 होता है। तो अभी हम देखें कि सरल रेखा 11 और त्रिभुज गिने थे हमने 23 गिने थे भाई। यदि इन दोनों को जोड़कर देखा जाए 11 और 23 को जोड़ने पर कितना हो गया 34, मतलब ये भी हमारा सही है। तो कौन कौन सा सही है भाई, तो मैंने कहा के भी सही है, एम भी सही है, एल तो गलत है ना, और हमारे पास 34 एन, इसको एन करना है, गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो रहा है बहुत ज्यादा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो आपके पास जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतना ज्यादा ध्यान ना देना दोस्तों, है ना, कई बार लिखते टाइम गड़बड़ी हो जाता है, समझते हो आप लोग भी उस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करके आपको क्या करना था, बताना था कि भाई निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइएगा। टिड्डा दिया है, सांप दिया है, मेंढक, चील और घास दिया गया है। देखकर आपको नहीं लग रहा है कि ये पारिस्थितिक तंत्र से कुछ इसका संबंध होगा। भाई हमको पता है कि सबसे प्राथमिक उपभोक्ता होता है घास, ठीक है, और घास को खाने वाला होता है टिड्डा, ठीक है, टिड्डा को खा जाता है मेंढक राजा, ठीक है, खाता है भाई, मेंढक को खा जाता है सांप, और सांप को खा जाता है चील। क्लियर है, यही होता है, यही क्रम है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास ओ, देखो ओ कहां पर है, सभी जगह है। ओ के बाद टिड्डा, टिड्डा कहां पर है, के, ये दूसरे नंबर में होना चाहिए। तो ओ के बाद के, ओ के बाद के, ओ के बाद के, उसके बाद मेंढक एम तीसरा नंबर में होना चाहिए। ओ के एम, ओ के एम ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एल होना चाहिए चौथे नंबर पर, ओ के एल एम। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर ये बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है, देखने पर भी मजा आ जा रहा है ना भाई।
क्या दिया गया, मिलान कीजिए कह रहा है कि मिलान करने आकृति दिया गया है, 4 आकृति, और इन 4 आकृति को हो सकता है ये किसी न किसी प्रकार से संबंध तो रखता होगा, उसी आधार पर क्या करना है, मिलान करके बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छपने वाला डेटा है यार, ठीक है, ये छपने वाला डेटा है, ये छपेगा, और याद रखना है ना, छपेगा। आपको कम से कम आइडिया तो रहे कि सवाल ऐसे बनाएगा तो हम क्या करेंगे। बोला गया कि एक वृत्त दिया गया है, ट्रायंगल, एक चतुर्भुज और एक क्या है वो है ना षटभुज दिया गया है। ध्यान देना, मैंने कहा यदि ये हो सकता है कोणों के आधार पर किया हो तब ये 0 किया होगा। वृत्त में एक भी कोण नहीं होता तो के का क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। या मैं भुजा मान लूं तो इसमें कोई भुजा होता नहीं तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ट्राइंगल में 3 भुजा होता है इसलिए क्या हो जाएगा, एल का पहला। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है इसलिए हो जाएगा आपके पास चौथा। और ये आपके पास षटभुज है और इसमें 6 भुजा होता है इसलिए हो जाएगा आपके पास छठा। क्लियर है, मतलब तीसरा। तो कहां देखे हमने, पहला का दूसरा, ओ का के का मतलब क्या होगा, दूसरा, के का कहां है भाई दूसरा, के का तीसरा, ये गलत हो जाएगा। के का दूसरा ये ठीक है, के का दूसरा, के का चौथा ये भी गलत हो जाएगा, के का तीसरा ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, दिए गए आकृति को उनके भुजा के संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार क्या करना था, व्यवस्थित। यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, एक आपके पास स्टार दिया गया है, तो स्टार में कितने भुजा दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा एक भुजा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल कितने भुजा है, 10 भुजा है। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने भुजा है, 6। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं, 8 है। इसकी बात करूं तो इसमें तो सब जानते हो कि 3 भुजा है, 3। अब बढ़ते क्रम में बताना है, मतलब सबसे पहले छोटे होना चाहिए, मतलब शुरुआत n से होना चाहिए। तो एक ही डेटा है दोस्तों जो n से चालू हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, छपने वाला डेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लियर है, देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। और ये क्लियर है, तो इस प्रकार के सवाल जब आएंगे दोस्तों तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर एक सवाल आपसे बनना चाहिए। और मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं कि आपके 40 में कम से कम 40 नंबर तो आए, ज्यादा से ज्यादा आप खुद ला लेना, 40 में 40 45 लाना चाहो तो वो आपकी मेहनत ऊपर डिपेंड करता है। दिए गए आकृति का मूल्यांकन कर सही विकल्प को चुनकर बताना था। केवल वृत्त में स्थित संख्या 10, आपको लग रहा है कि इस वृत्त के अंदर, केवल वृत्त की बात करूं तो जो ना तो वृत्त ट्राइंगल में हो, ना चतुर्भुज में हो, मतलब कहा जाए तो ना तो वर्ग में हो, ना ही आयत में हो, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 10 जो है ना, ये 10 केवल वृत्त के अंदर है, तो मैं कहूंगा कि भाई के कथन तो सही है। क्लियर है, के कथन जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, एकदम कथन है। वर्ग और आयात में निहित अंक 2 है क्या भाई, वर्ग और आयात दोनों में, तो वर्ग और आयात दोनों में यदि की बात किया जाए तो 2 एकदम करेक्ट है। एल ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। वृत्त, त्रिभुज और वर्ग में निहित अंक क्या 7 है, तीनों में, वर्ग, त्रिभुज और किस में है, वृत्त में, तो भाई ये केवल 7 है क्या यहाँ पर, ठीक है 7 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। वृत्त और आयात में निहित अंक 5 है, वृत्त और आयात, वृत्त और आयात में निहित अंक नहीं भाई 5 नहीं है, ये तो वर्ग के अंदर भी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही होगा दोस्तों, के, एल और एम, के, एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल फिर, विनीत एक औरत की ओर इशारा करता हुए क्या लिखा है, करते हुए कहता है, विनीत ना एक औरत की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, ये दादा के इकलौते पुत्र। अब बताओ, दादा के इकलौते पुत्र मतलब पिता ही होगा ना, खुद का पिता। मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इकलौते पुत्र के पुत्री मतलब मेरे पिता के पुत्री है, मतलब मेरे बहन है। तो विनीत जो है उस औरत का क्या लगता है, क्या लगता है भाई, तो मैं कहूंगा भाई लगता है। क्या लगता है भाई, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये पहले का पैटर्न है, मान लो एग्जाम में पूछे तो आप क्या करोगे, वही बता रहा हूँ। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे, पी बाएं से 14,
कुछ लड़के बैठे हैं, पी की स्थिति बता रहा है कि बाएं से क्या है, ये 14 नंबर में है, ये पी 14वां नंबर में कौन है, पी है, ठीक है। और क्यू दाएं से 7वें नंबर में है, और क्यू जो है दाएं से इधर से देखा जाए तो ये 7वें नंबर में कौन है, क्यू है, ठीक है, 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर। फिर क्या बोला गया, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, यदि इन दोनों के बीच 4 लड़के और बैठे हों, तो 4 लड़के और बैठे हैं, तो 1 2 3 और ये 4। अब टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुल संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा, दाएं साइड से स्थिति, दाएं स्थिति प्लस बाएं स्थिति प्लस बीच वाली संख्या, सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप कहोगे 14 प्लस 7 प्लस 4, 14 7 21 4 कितना हो जाएगा, 25। तो कुल छात्रों या कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू देखते रहेंगे, लास्ट तक देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। तो आज के लिए क्लास के लिए धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।